प्लांट फिजियोलॉजी अब शुरू करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले मेल्विन केल्विन के बारे में आपको बताया गया। क्या याद करना मेल्विन केल्विन के बारे में? मेल्विन केल्विन की अगर हम बात करते हैं तो इनको 1961 का नोबेल प्राइज दिया गया था। कार्बन 14 रेडियो आइसोटॉप का इन्होंने यूज किया था। पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट करीब 50 मिनट का टाइम हमें लगा इस पूरी यूनिट को डिस्कस करने में, पिछली वाली। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में जो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, उसे हम ट्रांसलोकेशन का नाम देते हैं। जाइलम के अंदर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होता है, जबकि ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट का मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा, है ना। फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम में बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होता है। चलिए, अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका होता है। डिफ्यूजन का जो रेट होता है बेटा, ये डिपेंड करता है कई फैक्टर पर, जैसे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। और डिफ्यूजन इज द ओनली मीन ऑफ गैसियस मूवमेंट इन द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी में मूवमेंट का अकेला तरीका होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन का यूज होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपको ध्यान क्या रखना होगा यहाँ पर, जैसे कि पोरिन के बारे में। पोरिन प्रोटीन होती है जो बड़े बड़े पोर बनाती हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा एक्वापोरिन के बारे में, है ना, एक्वापोरिन के बारे में, तो वाटर चैनल 8 डिफरेंट टाइप के एक्वापोरिन से बना होता है। अब अगर सिम्पोर्ट की हम बात करें, अगर दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक साथ मूव करते हैं तो सिम्पोर्ट। एंटीपोड में दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये देखें, एंटीपोड में दो मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में, सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में, और यूनिपोड में एक मॉलिक्यूल ही अकेले मूव करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज किया जाता है और इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको कंपैरिजन, इस टेबल को अगर आप समझ लोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायर्ड सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, फैसिलिटेटेड में और एक्टिव में, है ना। फिर आप देखिए हाईली सेलेक्टिव, सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, बाकी दोनों सेलेक्टिव होते हैं। ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन यहाँ पर नहीं है, बाकी दोनों जगह सेचुरेशन होता है क्योंकि प्रोटीन का यूज होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है, बाकी दोनों जगह नहीं है। तो ये टेबल खास है जिसको आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं प्लांट वाटर रिलेशन की बात कर लेते हैं। वाटरमेलन की बात करें तो 92% वाटर इसमें होता है। अगर हम हर्बेसियस प्लांट की बात करें तो उनमें 85 से 90% वाटर होता है, यानी 10 से 15% ड्राई मैटर केवल प्रेजेंट होता है। अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करते हैं तो मस्टर्ड प्लांट अपने वेट के बराबर पानी को 5 घंटे में एब्जॉर्ब कर लेता है, और मैच्योर कॉर्न प्लांट 3 लीटर पानी को दिन भर में एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वाटर पोटेंशियल को समझने के लिए सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है ना, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। इसको ग्रीक सिंबल साई से रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रेशर यूनिट पास्कल में मेजर किया जाता है। तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी 0। अब अगर हम सल्यूट को ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और ये जो डिक्रीज होता है, कमी आती है, इसी को सल्यूट पोटेंशियल या साइएस कहता है। साइएस हमेशा निगेटिव होता है, ये हमेशा निगेटिव होता है, और किसी भी सोल्यूशन के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाए प्योर वाटर या सोल्यूशन के ऊपर तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। अब जब किसी सेल के अंदर पानी आता है तो प्रेशर बिल्ड करता है प्लांट के अंदर, और ये जो प्रेशर यहाँ पर बिल्ड होता है सेल वॉल के अगेंस्ट, उसे नाम दिया जाता है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है, लेकिन निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट होता है जब जाइलम के द्वारा वाटर का अपवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करेंगे साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जहां पर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया था। पहले यहाँ पर सेमी लिखा था, अब ये सेलेक्टिवली है।
ऑस्मोसिस में डायरेक्शन और रेट डिपेंड करता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ये वाला फिगर मैंने आपको समझा दिया था ए और बी के बारे में। जहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम होंगे उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, जहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन वाटर हमेशा हाई से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिए हैं। अब जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है इसको हम कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको बताया गया था कि इसके लिए हम एग की मेम्ब्रेन का यूज कर सकते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वो मेम्ब्रेन ऑफ एग हो सकती है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में इसको प्लेस करके हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया था। ध्यान दीजिएगा, जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो कि सॉल्यूट पोटेंशियल है वो निगेटिव होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस के बारे में। अब तीन बातें ध्यान रखिएगा। अगर सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन में, यहां पर जैसे दिखाया गया है, सेल को अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में एसिड हो जाएगी, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो टर्जिड हो जाएगी। यही बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर कोई सेल जो कि प्लाज्मोलाइज्ड हो चुकी है उसमें सेल वॉल और प्रोटोप्लास्ट के बीच में क्या होगा, तो आप कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन वहां पर प्रेजेंट होगा। जब यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस होती है तो वाटर पहले साइटोप्लाज्म से लॉस करता है और फिर वैक्यूल से लॉस करता है। एक चीज और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। अगर हम बात करते हैं टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। इम्बाइबिशन की बात करें तो इम्बाइबिशन एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का, जहां पर सॉलिड कोलोइड के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सीड एंड ड्राई ओडी, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इम्बाइबिशन का। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप जानिए टिपिकल प्लांट सेल जो 50 माइक्रोमीटर की है, डिफ्यूजन के द्वारा इतनी दूरी तय करने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। वाटर, मिनरल और फूड का ट्रांसपोर्ट जनरली मास या बल्क फ्लो सिस्टम के द्वारा होता है, और यहाँ पर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट गार्डन होज और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट सक्शन थ्रू स्ट्रॉ आपको याद करना है। अब लॉन्ग डिस्टेंस तो मैंने बता ही दिया, ट्रांसलोकेशन का नाम दिया जाता है। अब प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, दो पाथवे होते हैं, एक एपोप्लास्टिक पाथवे और दूसरा सिम्प्लास्टिक पाथवे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान देते हैं, water is absorbed along with mineral solute by root purely by diffusion। वाटर का एब्जॉर्प्शन प्योरली डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, और जो वाटर एब्जॉर्ब होकर रूट हेयर में आ जाता है तब ये जाइलम तक एपोप्लास्टिक पाथवे दो तरीके से पहुंचता है। अब एपोप्लास्टिक मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एपोप्लास्टिक मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एपोप्लास्टिक इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल। एडजेसेंट सेल वॉल का सिस्टम है बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्या ध्यान देंगे, सिम्प्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, इसमें ध्यान क्या देना है, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट रिलेटिवली स्लोअर होता है ना, और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में मदद करता साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हाइड्रा लीफ की सेल में देखा जा सकता है ना। हाइड्रा लीफ की सेल में ज्यादातर वाटर का फ्लो रूट में एपोप्लास्ट के द्वारा होता है, क्योंकि कॉर्टिकल सेल लूजली पैक्ड होती हैं, कॉर्टिकल सेल लूजली पैक्ड होती हैं। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अब टिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ प्लांट में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद ए रूट सिस्टम। पाइनस की अगर बात करें तो पाइनस में ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है माइकोराइजा के साथ। पाइनस के सीड बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। वाटर मूवमेंट, अब ए प्लांट की बात करते हैं तो इसमें रूट प्रेशर एक आपको बताया गया है।
रूट प्रेशर में आपको क्या ध्यान रखना है? रूट प्रेशर में आपको ध्यान रखना है गटेशन के बारे में। गटेशन का कार्य क्या होता है? पॉजिटिव रूट प्रेशर। गटेशन में क्या होता है? वाटर का लॉस लिक्विड फेज में होता है। किसमें? जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, ग्रास होते हैं, इनमें लिक्विड फेज में वाटर के लॉस को गटेशन कहते हैं, और गटेशन इज ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल की बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल को कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल के नाम से जाना जाता है, और 15 मीटर पर आवर की स्पीड से ट्रांसपिरेशन पुल से पानी प्लांट में चढ़ सकता है। अब पहले यहाँ पर ट्रांसपिरेशन आपको बताया गया कि ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेटिव लॉस ऑफ द वाटर, और यहाँ पर जो वाटर का लॉस होता है प्योर वाटर होता है, ये बात भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में आपको एनाटॉमी में बता ही दिया गया, तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज आल्सो एडेड ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल आर ओरिएंटेड रेडियली, रेडियल अरेंजमेंट यहाँ पर होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है। तो अब अगर गार्ड सेल टर्जिड हो जाए, टार्ट सेल टर्जिड हो जाए, अगर गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगी, अगर ये टर्जिड होंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, है ना। और अगर ये फ्लैसिड हो जाएंगी तो स्टोमेटा कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ज्यादातर डाइकॉट लीफ की बात करें तो उनके लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, जबकि आइसोबायलेटरल लीफ या मोनोकॉट लीफ पे दोनों सरफेस पे बराबर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ट्रांसपिरेशन के रेट को कई सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, और इंटरनल फैक्टर या प्लांट फैक्टर में क्या जाएगा? नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट एंड कैनोपी स्ट्रक्चर। अब ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल में आपको बताया गया कि जो वाटर का अपवर्ड कंडक्शन होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, कोहेसन, एडिशन और सरफेस टेंशन। कोहेसन म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडिशन में वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ट्रैकरी एलिमेंट के द्वारा, और इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से पानी को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कैपिलरिटी मिलती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये पानी को चढ़ने से रोकता है, और हाई कैपिलरिटी ये थिन ट्यूब में पानी चढ़ने की क्षमता होती है। कैपिलरिटी में मदद करता है स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट यानी जाइलम, ट्रैकिड एंड द वेसल्स। अब ट्रांसपिरेशन के द्वारा 130 मीटर ऊंचे प्लांट तक पानी को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसपिरेशन के कई सारे काम होते हैं। एक जरूर ध्यान रखिएगा, ट्रांसपिरेशन कूल लीफ सरफेसेस 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप ये देखिएगा एक पॉइंट कि C4 प्लांट ट्वाइस एफिशिएंट होते हैं C3 की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, यानी C4 प्लांट केवल आधा पानी खर्च करते हैं C3 प्लांट की तुलना में सेम मात्रा में ग्लूकोज को बनाने के लिए। अब अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो प्लांट ऑब्टेन करता है कार्बन और ज्यादातर ऑक्सीजन को CO2 से एटमॉस्फेयर में, और बाकी जो रिक्वायरमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा 15 और मिनरल की रिक्वायरमेंट है, ये आपको कहां से मिलती है? वाटर और मिनरल से मिलती है, सॉइल से। चलिए अब बात करते हैं अपटेक ऑफ मिनरल आयन। मिनरल आयन के अपटेक की बात करते हैं। मिनरल आयन का अपटेक जो होता है बेटा वो एक्टिव और पैसिव दोनों तरीकों से होता है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरीकों से होता है, लेकिन ज्यादातर जो मिनरल होते हैं रूट में एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा एंटर करते हैं। कुछ आयन का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। जो एंडोडर्मल सेल होती हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं ये कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करती हैं, इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में बात करते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सुक्रोज के फॉर्म में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के द्वारा, क्लियर। और यहाँ पर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है ना, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, जबकि जाइलम में आपको बताया गया यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम से मेनली वाटर और सुक्रोज होता है, लेकिन शुगर, हार्मोन और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। अब प्रेशर या मास फ्लो हाइपोथेसिस हमें बताती है कि शुगर या सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड, इसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, और
जो लोडिंग या अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव प्रोसेस होते हैं, इस बात को आप जोर ध्यान रखिएगा। लोडिंग और अनलोडिंग जो होती है दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोडेड देखिए एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, और जो अनलोडिंग होती है ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। अब एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता लगाते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के द्वारा होता है ना। फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बार्क को रिमूव करते हैं, बार्क को रिमूव करते हैं अप टू द डेप्थ ऑफ द फ्लोएम लेयर, फ्लोएम लेयर तक बार्क को रिमूव कर दिया जाता है, और इससे पता चलता है कि फ्लोएम ही फूड को कंडक्ट करने का काम करता है।